और ये कि चले लेट्स स्टार्ट नाउ। द डायग्राम shows the curve with equation y is equals to 2x। तो y is equals to क्या लिखा हुआ है यहाँ पर आपके पास 2 multiplied by 2x minus 3 के ऊपर पावर 4 एंड y is equals to 2x minus 3 के ऊपर होल स्क्वायर प्लस 1। और ये दोनों के दोनों कर्व कहाँ पर मीट कर रहे हैं? पॉइंट ए एंड बी पर मीट कर रहे हैं। ठीक है, देखो फर्स्ट पार्ट में तो ये कह रहे हैं कि बाय यूजिंग अ सब्स्टिट्यूशन u is equals to 2x minus 3 you have to find the calculation of the coordinates of a and b. So by the calculation you have to find the coordinates of a and b, a and b के coordinates को find out करना है। तो फर्स्ट पार्ट में इसने आपको इंटरसेक्शन पॉइंट्स फॉलो करने को कहा है। बहुत सिंपल चीज है, आप लोग को यहाँ पे क्या करना है? सब्स्टिट्यूशन करनी है। मतलब जब जाहिर है दोनों कर्व मीट कर रहे हैं पॉइंट ए एंड बी पे, दोनों के y इक्वेट कर दो। जाहिर है एक कर्व की इक्वेशन क्या है? y is equals to 2 मल्टीप्लाई बाय 2x minus 3 उसके ऊपर पावर 4। और एक कर्व की इक्वेशन क्या है? y is equals to 2x minus 3 होल स्क्वायर एंड देन आगे क्या लिखा हुआ है? +1। ओके, तो दोनों कर्व की इक्वेशन है, हमने दोनों को इक्वेट करा। इक्वेट करके हमें क्या मिला? हमें कुछ इस तरह की सिचुएशन मिल गई 2x minus 3 होल स्क्वायर एंड देन +1। इस तरह की हमें कुछ ना कुछ सिचुएशन मिल गई। दोनों के y को इक्वेट कर दिया ना, एक y बराबर 2x minus 3 होल स्क्वायर +1 के, और एक y बराबर था 2 मल्टीप्लाई बाय 2x minus 3 की पावर 4 के। अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन कौन सी यूज करनी है? वी हैव टू यूज द सब्स्टिट्यूशन u is equals to 2x minus 3। ओके, तो अब हम यहाँ पे 2x minus 3 की जगह u लिख देंगे, तो ये जाएगा 2u पावर 4 is equals to u square plus 1 लाइक दिस। और ये क्या हो जाएगा? 2u पावर 4 minus u square एंड देन -1 इक्वल टू 0। और आप अब ये देखो, यहाँ पे आप इसकी मिडिल टर्म ब्रेकिंग को कर सकते हो। तो कैसे करोगे इसकी फैक्टराइजेशन? देखो ना, u सब्स्टिट्यूशन यहाँ पर आपने कर दी, सो दिस विल बी -2u पावर 4 सॉरी -2u स्क्वायर प्लस u एंड देन -1 इक्वल टू 0। ओके, आपने यहां से 2u पावर 2 कॉमन लिया, तो इट विल बी u स्क्वायर -1, और यहाँ पे आपने +1 कॉमन लिया, सो इट विल बी u स्क्वायर -1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो आपने यहाँ पे u की वैल्यूज निकाल दी ना भाई। एक हो गया u स्क्वायर -1 इज इक्वल्स टू 0, और एक हो गया 2u स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0। फैक्टराइजेशन हम लोगों ने कर दिया यहाँ पे। ठीक है, देखो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपके पास u +1 आ जाएगा -1 हो जाएगा, सो इट विल बी 2u स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1। और ये आपको मैथ एरर देगा, क्योंकि आपको बता दोनों साइड पे स्क्वायर रूट होगा तो एरर ही मिल जाएगा। यहां से आपको दो u की वैल्यूज मिल रही है, u स्क्वायर इज इक्वल्स टू +1 एंड u इज इक्वल्स टू +-1। बट आप ये देखो, आपने सब्स्टिट्यूशन यहाँ पर यूज करी थी कौन सी? एट द स्टार्ट मैंने लिखा नहीं, यहाँ पे क्वेश्चन पे लिखा हुआ था ऑलरेडी कि u इज इक्वल्स टू 2x minus 3। आपको ये सब्स्टिट्यूशन आपको यूज करनी, तो हमें ये वाली सब्स्टिट्यूशन यूज करनी पड़ेगी। तो देखो u की वैल्यू 1 आई है एंड u की वैल्यू -1 आई है, तो 1 इज इक्वल्स टू 2x minus 3 और x इज इक्वल्स टू 2। ओके, इसी तरीके से -1 इज इक्वल्स टू 2x minus 3 एंड माइनस से जाके +3 हो गया, 3 -1 2 हो गया, 2 इज इक्वल्स टू 2x एंड x इज इक्वल्स टू 1 आ गया। तो 1 और 2 ये आपके इंटरसेक्शन पॉइंट्स आ गए इसका मतलब। ठीक है, अब अगर आपको y निकालने हैं तो बहुत सिंपल है, कोई सी भी कर्व की इक्वेशन को चूज कर लो और y निकाल दो। सो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ y के कोऑर्डिनेट्स। आपको पता है साइमल्टेनियस सॉल्व किया है, जब दोनों y को इक्वेट करा तो आपके पास x आ गया। अब y निकालने के लिए यू कैन यूज आइदर ऑफ द कर्व ना, तो ये हो जाएगा पहले x इक्वल्स टू 1 रहा, 2 1 2 2 -3 इज -1 हाँ, एक आ गया y2। ठीक है, और ये कितना होगा 2 4 4 -3 1 4 माइनस, हाँ आपने यहाँ पे क्या कहते हैं, हाँ बिल्कुल उस तरफ हो जाएगा। और दिस विल बी 2 1 2 और ये हो जाएगा 2 2 4 4 -3 विल बी 1 1 के ऊपर पावर 4 इट विल बी जस्ट 1। सो यहाँ पे भी मेरे ख्याल पे y, इस यहाँ पे तो y 1 आ रहा है, तो यहाँ पे भी y आपके पास वैसे 2 ही आ रहा है, दोनों में 2 ही आ रहा है y ना। और आप शायद देखो कि हाँ बिल्कुल दोनों में y2 ही आ रहा है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है सेम वर्टिकल लेवल, देखो इधर से भी आपको y2 मिल रहा है और उधर से भी आपको y2 मिल रहा है। ओके, तो ये बात हो गई पार्ट 1 की, जहां हमने 4 मार्क्स साइमल्टेनियस सॉल्व कर दिया। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, हम लोगों ने साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करी है बस बाय द हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन। इन द सेकंड पार्ट, इन द पार्ट बी, नाउ दे आर आस्किंग टू फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखो कि एरिया जो है ना, शेडेड रीजन जो है, ये कर्व के दो कर्व के बिटवीन पे है। ठीक है, दो कर्व के बिटवीन पे है। ऑफ कोर्स ऊपर वाला जो कर्व है वो कौन सा वाला है? वो ये वाला कर्व है, शेडेड रीजन की अपर साइड पे ये वाला कर्व है ना। और आपने इंटरसेक्शन पॉइंट्स भी निकाल लिए। ये इंटरसेक्शन एक्स कोऑर्डिनेट सबसे पहला क्या निकला था? आप एक वर्टिकल ऐसे लाइन बना लो, और ये इंटरसेक्शन पॉइंट आपके पास क्या था? ये आपके पास था, देखो आपके पास 1 और 2 आया है ना, तो देखो सबसे पहले x इक्वल्स टू 1 एंड x इक्वल्स टू 2 अगर आपके पास आया है तो सबसे पहला कौन सा आता है? सबसे पहला आपके पास आएगा 1। उसके बाद इंटरसेक्शन कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट बी, मतलब x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट बी, ये कितना आया आपके पास? ये आपके पास 2 आया। तो जो भी हम लोगों ने इंटरसेक्शन पॉइंट्स लगाए
ये वर्टिकली जाकर टूवर्ड्स द कर्व पे मीट करेंगे। ओके, अब मेरी बात सुनो, शेडेड रीजन की अपर साइड पे कौन सा है कर्व? ऑफ कोर्स आपको पता है ये वाला कर्व है, ये वाला। और इसकी इक्वेशन क्या है? y इज इक्वल टू 2x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 1। ठीक, तो एक बात आप लोग मुझे यहाँ पे ये बताओ कि भाई अगर लेट सपोज मैं लिमिट्स लगाऊं 2 और 1 और इंटीग्रेट करूं ऊपर वाले कर्व को 2x माइनस 3 होल स्क्वायर एंड देन प्लस 1 विद रिस्पेक्ट टू x, तो अगर मैं ऊपर वाले कर्व को 2 और 1 लिमिट्स लगाऊं और इंटीग्रेट करूं तो मेरे पास कौन सा रीजन आ जाएगा? भाई मेरे पास ये इंटायर ये वाला रीजन आ जाएगा। ओके, मेरे पास इंटायर ये वाला रीजन आ जाएगा। आपको पता है कि एरिया हमेशा अंडर द कर्व होता है, इनक्लोज्ड बाय द लिमिट्स द लाइन और फिर द एक्स एक्सिस। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? एनी क्वेश्चंस किसी को? कोई भी प्रॉब्लम? तो नहीं सर। नहीं समझ आ गया, तो इसका मतलब आपके पास इंटायर रीजन आ जाएगा। देखो जब भी आपने इंटीग्रेट किया, आपने लिमिट्स लगाई, इसका मतलब हुआ एरिया अंडर द कर्व। कौन से कर्व? किसको इंटीग्रेट कर रहा हूं मैं? इसको इंटीग्रेट कर रहा हूं। एरिया अंडर दिस कर्व, इस कर्व के नीचे, enclosed by the line x equals to 1 and x equals to 2 which are the limits and the x axis। ओके, और इस कर्व के अंडर तो सारा का सारा ये रीजन आ जाएगा। ओके, फिर से मैंने इस चीज को आपको बता दिया ताकि कंफ्यूजन ना रहे इस बार। सही भाई, तो यहां तक हमने समझ लिया। अच्छा, अब उसके बाद क्या कह रहे हैं? अब अभी तो शेडेड रीजन का चाहिए ना, तो फिर हम क्या करेंगे? देखो, अब कर्व शेडेड रीजन के नीचे साइड वाला कौन सा कर्व है? या शेडेड की रीजन की नीचे साइड वाला ये वाला कर्व है। तो अगर मैं इस वाले कर्व को इंटीग्रेट करूं, देखो यहाँ गौर से सुनना, इस वाले कर्व की इक्वेशन क्या है? इस वाले कर्व की इक्वेशन है y इज इक्वल्स टू, ये देखो मैं लिख लेता हूं, इस वाले कर्व की इक्वेशन है 2 मल्टीप्लाई बाय 2x माइनस 3। आप लोग को नजर आ रहा हो राइट साइड पे, मैं नोट डाउन कर रहा हूं, 2 इंटू 2x माइनस 3 की पावर 4। और अगर मैं इसमें सेम लिमिट अप्लाई करके इंटीग्रेट करूं, सेम लिमिट अप्लाई करके इंटीग्रेट करो, तो बताओ कौन सा रीजन आ जाएगा? मैंने आपको बताया था एरिया हमेशा कर्व के अंडर होता है, टुवर्ड्स द एक्सिस होता है। तो एक्सिस देखो ये वाला है, क्योंकि एक्स एक्सिस है ना और लिमिट्स आप ये ले रहे हो, इसका मतलब एरिया ये वाला होगा, कर्व के नीचे ये वाला रीजन हो गया। नजर आ रहा है? ये वाला रीजन हो गया जो अनशेडेड रीजन था। देखो ना, कर्व ये है कर्व, इस कर्व के नीचे होना चाहिए ना, तो इसका मतलब सारा का सारा क्या आ जाएगा? आपके पास अनशेडेड पार्ट आ जाएगा। ठीक है, तो उसका मतलब कि जब मैं दूसरे वाले कर्व में सेम लिमिट्स अप्लाई करूंगा तो आपके पास सारा का सारा अनशेडेड रीजन आ जाएगा। और फाइनली मैं फिर क्या करूंगा? क्या करूंगा मैं यहाँ पर? मैं इधर आपके पास सेकंड वाले कर्व को इंटीग्रेट करूंगा और सेम लिमिट अप्लाई करके अनशेडेड निकाल दूंगा और फिर एंड में माइनस कर दूंगा। तो दिस इज व्हाट यू हैव टू डू इन पार्ट बी। ठीक है, अब आपको इंटीग्रेशन करना आती है? कैसे करते हैं भाई इंटीग्रेशन? आपको पता है कि हाँ, आप लोग पावर को प्लस वन करते हैं एंड पावर गेट्स डिवाइडेड। दिस इज व्हाट वी डू ना, पावर प्लस वन, पावर गेट्स डिवाइडेड। ब्रैकेट के इनसाइड क्या लिखा हुआ है? दैट्स 2x माइनस 3। सो व्हाट्स द डिफरेंशिएशन ऑफ 2x माइनस 3? इट विल बी जस्ट 2, तो डिवाइड बाय 2 कर दो। ठीक है, और आगे क्या लिखा हुआ है? प्लस वन लिखा हुआ है, तो प्लस वन की इंटीग्रेशन विल बी प्लस एक्स। तो ये आपने इंटीग्रेशन कर ली और फिर यू अप्लाई द लिमिट्स। लिमिट्स कौन कौन से अप्लाई करोगे? 2 एंड 1। सो दीज विल बी द लिमिट। आपने इंटीग्रेशन कर लिया, आप 2 एंड 1 आप यहाँ पे लिमिट्स अप्लाई कर। फिर आपने करा माइनस, अब इसको इंटीग्रेट करो। कैसे करोगे इसको इंटीग्रेशन? आपको पता है कि देखो बाहर कांस्टेंट है 2, आप वही वाला काम करोगे कि पावर पर प्लस वन विच विल बी 5 एंड पावर गेट्स डिवाइडेड। फिर ब्रैकेट के इनसाइड क्या लिखा हुआ है? 2x माइनस 3। उसकी डिफरेंशिएशन करो। क्या करोगे आप? 2x माइनस 3 की डिफरेंशिएशन, इट विल बी जस्ट 2। तो अगेन यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक है, और इनफैक्ट आप यहाँ देखो तो 2 और 2 ये कैंसिल आउट भी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि डिवाइड हो गया ना भाई। इंटीग्रेशन कैसे करते हैं? पावर प्लस वन, पावर गेट्स डिवाइडेड। पर ब्रैकेट की डिफरेंशिएशन गेट्स ऑल्सो गेट्स डिवाइडेड, मतलब डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, एंड यू अप्लाई द लिमिट। सेम लिमिट्स अप्लाई करोगे। क्या? 2 और 1 की आप यहाँ पे लिमिट अप्लाई कर दो। दैट्स इट, बस ये आपको करना है। तो सबसे पहले इसके लिए करो, तो ये तो 3 टू 6 हो जाएगा। तो 1/6। अब देखो अपर लिमिट क्या रहोगे? ये हो जाएगा 2 इंटू 2 माइनस 3 एंड 2 प्लस 1 3। अपर लिमिट के अंदर x की जगह 2 आएगा, सो दिस इज अपर लिमिट एंड देन माइनस लोअर लिमिट। तो लोअर लिमिट में 1/6, 2 इंटू 1 इज 1, 1 माइनस 3, 1 माइनस 3 मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर। 2 इंटू 1 इज 1, 1 माइनस 3, एक ना 2 इंटू 1 इज 2 होगा ना, क्या कह रहा हूँ मैं? अपर लिमिट आपने लगाई और यहाँ पे 2 इंटू 1 एंड देन माइनस 3। ठीक है, ये लोअर लिमिट लगा रहा हूँ एंड देन
आप यहाँ पर +1 लिखिए। ओके, तो ये निकाल देना अब आप। इसी तरीके से मैं यहाँ पे सबट्रैक्शन करूंगा। अब देखो दूसरे वाले कर्व की। ओके, तो दूसरे वाले कर्व का आपको पता है अपर लिमिट विल बी 2, सो 2 into 2 -3 के ऊपर पावर 5 upon 5, दिस विल बी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ओके, 2 into 1 -3 के ऊपर पावर 5 upon 5। ओके, तो दैट्स इट। यहाँ पर भी आपने सेकंड वाले को भी आपने अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगा लिया। तो जब आप माइनस करोगे ओवरऑल, इसको भी वही माइनस ही कर देना। दोबारा से लिखता हूँ, 2 2 4, 4 minus 3 is 1, सो ये हो जाएगा 1/5। ठीक है, and then 2 1s are 2, 2 minus 3 will be -1, -1 to the power 5 will be -1 to the power 5 will be -1, so ये हो जाएगा -1/5। and this is how you are going to solve, और बस अपने आंसर को फाइनली आप लोग निकालते हैं। ठीक है, ये देखो मेरी बात को गौर से सुनना। पहले इसको इसको निकालना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, एंड देन उसमें से फिर आप क्या करना, इसको माइनस कर देना। ठीक है, मैंने इसकी अपर लिमिट लोअर लिमिट पहले से निकाल दी। ठीक है, तो ये वाला आई होप समझ समझ आ गया ना, आई होप क्वेश्चन। हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, सो लेट्स लुक एट दिस वन नाउ। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द डायग्राम शोज द कर्व विद इक्वेशन। अब आपको कर्व की इक्वेशन नजर आ रही। द कर्व क्रॉसेस द एक्स एक्सिस एट द पॉइंट ए, तो हमें पॉइंट ए बी नजर आ रहा है। आप चेक कर सकते हो कि पॉइंट ए बी है। ओके, फाइंड द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ए। तो फर्स्ट पार्ट बहुत ही क्लियर, आपको पता है यू हैव टू फाइंड द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ए। आप क्या करोगे, ये एक्स एक्सिस पे लाई कर रहे हो तो वाई को 0 कर दो। सो 0 इज इक्वल्स टू 9 इंटू एक्स की पावर -1/2 -4 एक्स की पावर -3/2। 9 को वहां जाकर डिवाइड करके 0 कर दिया, तो और ये क्या हो गया आपके पास, ये हो गया एक्स की पावर -1/2 -4 एक्स की पावर -3/2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब यू कैन डू वन थिंग, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए कैसे कैसे हम इसको करेंगे। देखो एक चीज को पहले साइड पे लेके चलो, तो ये एक्स टू पावर -1/2 इज इक्वल्स टू 4 एक्स की पावर -3/2। एंड यू कैन डू वन थिंग, अब आप यहां से ना एक काम ये करो, पावर को पॉजिटिव कर दो। अब पावर को पॉजिटिव कैसे करें, और करना है यहाँ पे। ये हो जाएगा 1/x की पावर 1/2 इज इक्वल्स टू 4/x की पावर 3/2। ये उस तरफ चला जाएगा, तो ये हो जाएगा x की पावर 3/2 डिवाइडेड बाय x की पावर 1/2 इज इक्वल्स टू। तो अब इंडेसिस अप्लाई कर दो। आपको पता है इंडेसिस कैसे अप्लाई होगी, यहाँ पे x की पावर 3/2 -1/2 इज इक्वल्स टू 4, 3/2 2/2 is 1, तो x इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, तो यानी कि ये जो पॉइंट ए आया है, सो x कोऑर्डिनेट आपके पास कितना हो गया, वो हो चुका है। ये पार्ट हो गया, थोड़ी स्पेस बचेगी, देखना पड़ेगा। आई थिंक हाँ हो जाएगा। ठीक है, तो पार्ट ए हो आपका हो चुका है। नाउ लेट्स सपोज पार्ट बी। अब पार्ट बी करते हैं ना, मैं यहाँ पे लाइन बना देता हूँ ताकि स्पेस सही और बच जाए। सही है, पार्ट बी करते हैं इसका। अब पार्ट बी सेज फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट ए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो पॉइंट ए के आपके पास एक्स कोऑर्डिनेट आ गया है, दैट इज 4, 0। ठीक है, अब इस पॉइंट पर मुझे अगर टेंजेंट की इक्वेशन चाहिए, पहले तो देखो टेंजेंट नजर कैसी आएगी भाई। टेंजेंट कुछ ऐसे नजर आएगी मेरे पास, अगर आप लोग नोटिस करो तो टेंजेंट तो कुछ ऐसे नजर आएगी। और इसकी इक्वेशन कैसे निकलेगी, बहुत ज्यादा सिंपल है कि आप लोग सबसे पहले देखो, अगर टेंजेंट लाइन की मुझे इक्वेशन निकालनी, तो एक लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए दो चीजों की जरूरत है। क्या है वो दो चीजें आपके पास, देखो सबसे पहली चीज है कि ग्रेडियंट, और दूसरी चीज होगा कोई भी एक पॉइंट चाहिए होता है। तो ग्रेडियंट कैसे निकलेगा, आपको पता है द टेंजेंट टू द कर्व dy एट द over पॉइंट, dy dx. ओवर dx करते हैं। एक्सेलेंट जॉब। ठीक है, तो dy बाय dx करेंगे, सो दैट विल बी, पहले तो चलो इक्वेशन पूरी लिख लो। यानी कि dy बाय dx से निकलता क्या है, dy बाय dx से निकलता है ग्रेडियंट ऑफ द टेंजेंट एट अ पॉइंट। किसी भी पॉइंट पर अगर मुझे ग्रेडियंट को आइडेंटिफाई करना है, तो उस पॉइंट के अलोंग मैं टेंजेंट बनाता हूँ, dy बाय dx करता हूँ, और वो पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट पुट कर देता हूँ। ये हम लोग सब कवर कर चुके हैं डिफरेंशिएशन के चैप्टर के अंदर ना। सो देखो y इज इक्वल्स टू क्या है, 9 x की पावर -1/2 -4 x की पावर -3/2। दिस वाज आवर इक्वेशन। ठीक है, अब आप एक काम ये भी कर सकते हो कि इसको इसको ऐसे एक्सपेंड करके लिख दो, तो ये हो गया 9x की पावर -1/2 -30, 9 4 से कितना होता है 36 होता है, x की पावर -3/2। ठीक है, नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएंगे ना। एंड नाउ यू डू dy बाय dx, और dy बाय dx यहाँ पर अब करो कि पावर गोज डाउन, पावर -1, तो -1/2 नीचे उतरा, 9 से मल्टीप्लाई होकर कितना हो गया -9/2, x की पावर -1/2 -1, विच विल बी -3/2। मैं डायरेक्ट dy बाय dx कर रहा हूँ, आई होप आप लोग को ये समझ आ रहा होगा। तो ये कितना हो जाएगा -36, नीचे कौन सी पावर उतरेगी -3/2, तो -3/2 मल्टीप्लाई बाय -20 माइनस माइनस प्लस टू 18 तो ये हो गया +54। ठीक है, एन एक्स की पावर -3/2 -1 -5/2 हो जाएगा। मैंने डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर लिया, इससे कंफ्यूज होना कि मैंने लिखा यहाँ पर क्या है, बस
जल्दी जल्दी मैंने यहाँ पे आप, क्योंकि आप लोग को डिफरेंशिएशन आती है तो मैंने कर लिया भाई। मैंने वही वाला काम किया कि पावर गोज डाउन, पावर -1, आप लोग उसको सुकून से चेक कर सकते हो, ठीक है। तो दिस इज व्हाट आई हैव डन, और ये हो गया आपके पास प्लस, हाँ बिल्कुल सही किया। अब देखो डीवाई बाई से निकलता क्या है, ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट एट अ पॉइंट, ठीक है। ये ग्रेडियंट ऑफ द कर्व एट अ पॉइंट, तो किस पॉइंट पर मुझे चाहिए, मुझे जब उसने बोला है कि भाई पॉइंट ए पे निकालो, तो हम यहाँ पर पॉइंट ए का एक्स कोऑर्डिनेट पुट करेंगे। क्या है पॉइंट ए का एक्स कोऑर्डिनेट, दैट इज 4, सो इट विल बी -9/2, 4 की पावर -3/2 प्लस 54, 4 की पावर -5/2, दिस इज गोइंग टू बी dy बाय dx। इससे आपको ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट निकल आएगा। तो दैट्स इट, सिंपली कर सकते हो आप लोग उसको। तो -9/2 मल्टीप्लाई बाय 4 के ऊपर पावर है -3/2, और आगे क्या लिखा हुआ है, +54 टाइम्स 4, और ये हो जाएगा 54 मल्टीप्लाई बाय 4 के ऊपर पावर क्या आ जाएगी, -5/2 आ जाएगी। सही है भाई, समझ आ रहा है, -9/2, 4 के ऊपर पावर -3/2। मैं डायरेक्ट यहाँ से आप लोग को बता देता हूँ, 9 मल्टीप्लाई बाय, और यस योर आंसर इज 9/8। तो dy बाय dx जो आपके पास आ रहा है वो क्या आ रहा है, 9/8। और आप आराम से अब एक काम करो, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व एट द पॉइंट ए निकाल सकते हो। तो y माइनस y1 देखो टेंजेंट का ग्रेडियंट ये आया किस पॉइंट पर, 4.0 पर। सो y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m into x minus x1। ओके, सो दिस इज गोइंग टू बी आवर ग्रेडियंट। और उसके पार्ट सी पे, पार्ट सी पे क्या कह रहे हैं, फाइंड द मैक्सिमम पॉइंट ऑफ द ग्रिड। मैक्सिमम पॉइंट पे dy बाई dx क्या होता है भाई, dy बाई dx 0 होता है। तो आप लोग क्या, 0 इज इक्वल्स टू -9/2 x की पावर -3/2 प्लस 54 x की पावर -5/2, ठीक है। और अब वही वाला काम करो जिस तरह आपने क्वेश्चन पार्ट ए में सिंप्लीफाई किया था, डिस अप्लाई किया था, वही वाला अदर भी कर सकते हो कि किसी एक को उधर लेके चलो। सो इट विल बी +9 x की पावर -3/2 इज इक्वल्स टू 54 x की पावर -5/2। और बस मल्टीप्ली पावर पॉजिटिव बना दो, या पहले सिंप्लीफाई करके मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे कर सकते हो आप लोग कि 54 टाइम्स 2 डिवाइडेड बाय 9, ये हो जाएगा x की पावर -5/2। कैसे किया मैंने, 2 मल्टीप्लाई हो गया 54 से और 9 से डिवाइड हो गया, पहले नंबर के साथ में करता हूँ, और इस चीज को हम इधर लेके चलाते हैं, और ये हो गया x की पावर -5/, ये नंबर को पहले सिंप्लीफाई कर लो। तो कितना हो जाएगा आपके पास, देखो ये हो जाएगा 9 1 जा 9 6 जा 6 2 जा 12, तो ये हो गया 12 x की पावर -5/2 इज इक्वल्स टू x की पावर -3/2। एंड नाउ यू मेक पावर पॉजिटिव, पावर दोनों साइड पे पॉजिटिव कर दो, 1/x की पावर 3/2 इज इक्वल्स टू 12/x की पावर 5/2। ओके, ये x की पावर 5/2 उधर चला गया, तो ये गया पॉजिटिव x की पावर 5/2 डिवाइडेड बाय x की पावर 3/2 इज इक्वल्स टू 12। और इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आ जाएगा, देखो 5/2, आई थिंक 1 ही बचेगा, माइनस आपके पास क्या आ जाएगा 3/2। यस योर आंसर इज 1, सो मतलब सिर्फ x बचेगा, x इज इक्वल्स टू 12 आ गया। तो मैक्सिमम पॉइंट क्या आया कर्व का, x इज इक्वल्स टू 12 आया। आई होप यहां तक समझ आ गया होगा। कोई क्वेश्चन सुनिए किसी को। अब लास्ट पार्ट में क्या कह रहे हैं, देखो फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व, द एक्स एक्सिस एंड द लाइन x इज इक्वल्स टू 9। देखो गौर से सुनना क्या कह रहे हैं, द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व, कर्व सबसे पहले कैसे, देखो आप गौर से सुनना, एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय, देखो बाउंडेड मतलब इनक्लोज किससे हुआ है, तो देखो बाय दिस कर्व, ये रहा कर्व, ठीक है, बाय द कर्व। आगे बताओ द लाइन x इज इक्वल्स टू 9, तो x इज इक्वल्स टू 9 कहीं ना कहीं इधर होगी। जाहिर बात है, जब आपको पता है कि 4 इस तरफ है, जब आपको ये पता है कि 4 इस तरफ है, तो 4 से आगे 9 होगी, ठीक है। आगे द x एक्सिस, x एक्सिस से भी है बिल्कुल, तो ये रहा आपका x एक्सिस एंड द लाइन x इज इक्वल्स टू 9, जो कि मैंने यहां पर बना दी। ओके, तो इसका मतलब कौन से रीजन की बात हो रही है भाई, इस रीजन की बात हो रही है आपके पास। आई मेरी बात समझ में, इस रीजन की बात हो रही है। तो मतलब आपसे फाइनली जो पार्ट डी के लिए उन्होंने बोला वो क्या, कि भाई 9 और 4 को लिमिट्स लगाओ और इस कर्व को क्या कर दो, सिंपली आप इंटीग्रेट कर दो। आप यू नो हाउ टू इंटीग्रेट दिस एक्सप्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इंटीग्रेट करके देखो। तो पहला काम क्या करोगे, अगेन इस 9 को भले बाहर ले जाओ, क्योंकि 9 एक कांस्टेंट है जो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 9 को हम बाहर लेके चले गए, लिमिट्स 9 एंड 4 है, और x की पावर -1/2 -4 x की पावर -3/2, एंड देन नाउ यू इंटीग्रेट बोथ। तो x की पावर -1/2 +1 कितना होता है, 1/2। अब इंटीग्रेशन आप लोग को आती है, सो ये हो जाएगा पावर +1, पावर गेट्स डिवाइडेड, ये क्या हो जाएगी आपको पता है, दिस विल आल्सो बी पावर +1 एंड पावर गेट्स डिवाइडेड। -3/2 +1 कितना होता है भाई,
ये होता है -1/2। ओके, तो इंटीग्रेशन ये हो गई 2x की पावर 1/2 और ये माइनस और माइनस कैंसिल, 2 4 जा 8 प्लस 8 x की पावर -3/2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, -1/2 हो जाएगा। और इस लिमिट अप्लाई करो 9 और 4, लेकिन एक चीज ना भूलना कि लिमिट अप्लाई करने के बाद आप इसको बाहर जो 9 मैंने शुरू में बाहर को कांस्टेंट लेकर आ गया था उसको भी आपको मल्टीप्लाई करना। ठीक है, तो बस आप इससे आपका पूरा का पूरा एरिया निकल जाएगा। तो कितने मार्क्स का क्वेश्चन था देखो, 4 और 2 6, 6 और 4 10, 10 और 2 12 मार्क्स का क्वेश्चन था। इस तरह के सवालों में प्लीज आप लोग पेपर में भंड मत मार के आना, वरना बहुत मसला हो जाएगा। मैं आप लोगों को बता रहा हूं। अगर तो इसको हम 9 में x नहीं लगाएंगे क्योंकि वो कांस्टेंट है कहाँ पे, हाँ जब हम नहीं 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 नहीं, इंटीग्रेट देखो करें। यहाँ पे देखना, ये देखो ये 9 एक मल्टीप्लाई हो रहा है इसका। ओके, तो अगर कोई भी चीज अगर मल्टीप्लाई आती है उसके साथ हम एक्स नहीं लगाते। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ आपको 9x की इंटीग्रेशन करो या 9x² की करो, ठीक, मैं बोलूँ इसकी इंटीग्रेशन अगर करो लेट सपोज, और सपोज करो 9 को आप बाहर लेके चले गए इंटीग्रेशन की साइन से, तो आप सिर्फ इसकी करोगे ना, 9 के साथ एक्स थोड़ी ना लगाओ। बात समझ आई? यानी कि आप सिर्फ ये करोगे ना, या x³ अपॉन 3 फिर मल्टीप्लाई बाहर 9 से। लेकिन हाँ, अलग से 9 के साथ एक्स पता है कब लगेगा, क्योंकि अभी आपको पता है जब मल्टीप्लीकेशन होती है ना तो एक सिंगल टर्म कहलाई जाती है। जब आपके पास 9 के साथ कब एक्स लगेगा, जब ये चीज कुछ ऐसे लिखी हुई होती है, देखो 9 प्लस x²। नाउ आई कैन से ये 9 अलग चीज है, ये x² अलग चीज। अब अलग अलग इंटीग्रेट। ओके, दैट्स इट। कोई क्वेश्चन तो नहीं है? आमना आपको सबको समझ में आ रही है? हेलो, यस सर। ओके, इजी है सब कुछ। तो let's move on to the next one. The diagram shows the part of the curve, shows the line x is equals to 5/2, the part of the curve की देखो कैसी इक्वेशन दी हुई है। इक्वेशन से आप डरना मत, आगे क्या लिखा हुआ है, एंड द नॉर्मल टू द कर्व। अब नॉर्मल का कॉन्सेप्ट पता है आपको, नॉर्मल क्या होती है, टेंजेंट के परपेंडिकुलर होती है। ओके, तो टेंजेंट टू द कर्व एट द पॉइंट ए अगर बनानी हो तो वो ऐसे बनेगी, गौर से सुनना, वो ऐसे बनेगी। ओके, और नॉर्मल कैसी होगी, वो टेंजेंट के परपेंडिकुलर होगी। लेकिन अगर आप नोटिस करो तो सेम पॉइंट से गुजरती है नॉर्मल और टेंजेंट दोनों। ओके, आगे बढ़ जाते हैं। Find the x coordinate of the point where the normal meets the x axis। तो आपको वो x कोऑर्डिनेट निकालना है जहां पर नॉर्मल मीट कर रहा है x एक्सिस को, तो मतलब ये पॉइंट निकालना है आपको। अब आपको पता है ये पॉइंट क्या है, जहां से नॉर्मल क्रॉस कर रही है, नॉर्मल टू द कर्व एट द पॉइंट ए। और आपको ये वाला पॉइंट, लेट्स मार्क दिस पॉइंट P। इसका आपको y कोऑर्डिनेट तो पता है, इसका y कोऑर्डिनेट तो 0 है, लेकिन इसका x कोऑर्डिनेट नहीं पता, तो उसको हम लोग अननोन रख रहे हैं। और आपको ये पता है कि ये नॉर्मल लाइन है, नॉर्मल टू द कर्व एट द पॉइंट ए। कर्व पे नॉर्मल बन रही है पॉइंट ए पे, सच डेट ये नॉर्मल क्रॉस कर रही है कहां, ये नॉर्मल क्रॉस कर रही है एक्स एक्सिस को। ठीक है, ये नॉर्मल क्रॉस कहां कर रही है, एक्स एक्सिस को क्रॉस कर रही है। तो इसका मतलब अगर मुझे पॉइंट पी निकालना है जहां से नॉर्मल क्रॉस कर रही है एक्स एक्सिस को, तो इस नॉर्मल की मुझे क्या चाहिए होगी भाई, इक्वेशन चाहिए होगी, जाहिर है इक्वेशन चाहिए होगी। इस नॉर्मल की ही तो मैं इक्वेशन में y को 0 पुट करूंगा तो फिर ये वाला पॉइंट आ जाएगा। लेकिन मुझे इस नॉर्मल पे ना, इस नॉर्मल की इक्वेशन को किस तरह मालूम करना है, आप सुनना। सो पार्ट ए, हाउ यू कैन सॉल्व पार्ट ए, एक्सट्रीमली सिंपल, कि आप सबसे पहले नॉर्मल का ग्रेडियंट निकालोगे। ठीक है, देखो नॉर्मल किस पॉइंट पे है वो तो हमें पता है, लेकिन नॉर्मल का ग्रेडियंट हमें नहीं पता। सो व्हाट यू विल डू, आप करोगे dy बाय dx। dy बाय dx से तो क्या निकलेगा सर, dy बाय dx से तो टेंजेंट का ग्रेडियंट निकल जाएगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले टेंजेंट का ही ग्रेडियंट निकालेंगे, उसको रेसिप्रोकल साइन चेंज करके फिर नॉर्मल का ग्रेडियंट आ जाएगा। ये सब हम पढ़ चुके हैं पहले। तो y इज इक्वल टू इक्वेशन लिख लेते हैं दोबारा, 1/2x प्लस 7/10। और ये माइनस नीचे देखो ब्रैकेट पे क्या लिखा हुआ है, x-2 पावर 1/3। तो ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, x-2 पावर क्या हो जाएगी भाई, -1/3 हो जाएगी। हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, क्यों डिफरेंशिएट कर रहे हैं, dy बाय dx निकालने टू फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ द टेंजेंट, ताकि उसको रेसिप्रोकल साइन चेंज करो तो ग्रेडियंट ऑफ नॉर्मल निकल जाए। भाई 1/2x की डिफरेंशिएशन क्या होगी, इट इज जस्ट 1/2, क्योंकि x हट जाएगा साथ। 7/10 क्या है, कांस्टेंट है, 0 कर दो उसको। ठीक है, इसके साथ तो अब क्या होगा, पावर गोज डाउन, -1/3 लिखा हुआ है, -1/3 नीचे उतरेगी तो कितना हो जाएगा, +1/3। देखो ना, पावर गोज डाउन, माइनस -1/3 बार माइनस से मल्टीप्लाई होकर +1/3 हो गया। x-2 -1/3 -1, पावर गोज डाउन, पावर -1। ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा हुआ है, x-2, उसकी डिफरेंशिएशन विल बी 1, जो कि बाहर मल्टीप्लाई होगी तो वो ऐसे ही रहेगा। ओके, तो इसका मतलब कि योर dy बाय dx इज गोइंग टू बी 1/2 प्लस 1/3 x-2, एंड देन कितना हो जाएगा, -4/3। तो दिस इज गोइंग टू बी माय dy बाय dx। मेरे पास dy बाय dx आ गया। dy बाय dx किस पॉइंट पे निकालना है ये भी चेक करो, एट द पॉइंट a, क्योंकि नॉर्मल इसी पॉइंट पे तो है भाई।
3,6/5। x की जगह क्या पुट कर दोगे भाई? x की जगह आपको अब यहाँ पर 3 पुट कर देना है, सिंपल। तो क्या बन गया आपके पास? 1/2 प्लस 1/3। 3 माइनस 2 कितना हो जाएगा? 1। 1 की पावर -4/3। तो डिवाइड बाय dx क्या आ गया भाई? 1/2। 1 के ऊपर जो पावर होती है 1 ही कहलाया जाता है। सो योर डिवाइड बाय dx ओवर हियर इट विल बी 1/2 प्लस 1/3। 3 प्लस 2 5। 5/6 हो जाएगा। तो ये आपका डिवाइड बाय dx आया। इसका मतलब ये क्या निकला है? ये ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट निकला है एट दिस पॉइंट। ये टेंजेंट का ग्रेडियंट निकला है एट दिस पॉइंट। यार लेकिन हमें तो नॉर्मल की इक्वेशन चाहिए। तो क्या करेंगे फिर? रेसिप्रोकल और साइन चेंज कर देंगे, यानी कि -6/5 जो होगा फिर वो होगा नॉर्मल का ग्रेडियंट। यहाँ पे मैंने लिख दिया नॉर्मल का ग्रेडियंट होगा। ये किसका है? ये टेंजेंट का ग्रेडियंट निकाल दिया आप। तो नॉर्मल ग्रेडियंट क्या हो जाएगा? आपको पता है परपेंडिकुलर ना, रेसिप्रोकल एंड यू चेंज द साइन। बस नॉर्मल का ग्रेडियंट आ गया और नॉर्मल का पॉइंट भी है एंड नॉर्मल की इक्वेशन भी आ जाएगी। y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m into x minus x1. So that's it यार, बहुत सिंपल हो गया। y minus y1 is equals to m into x minus x1. So this is how you are going to solve. तो ये हो जाएगा y minus 6/5, इसको expand करो, -6/5x and then plus 18/5. So ये y is equals to -6/5x और ये कितना हो गया वहां पर जाके? ये हो गया +24/5। ओके, और इसके बाद अब आप क्या पुट करोगे? देखो आपको ये वाला पॉइंट निकालना है, यहाँ पर y 0 है, ये बात याद रखो। तो y को 0 कर दो। -6x/24, सॉरी -6x/5 प्लस 24/5 कर दो और 6x/5 इज इक्वल टू 24/5। 5 और 5 कैंसिल, x इज इक्वल टू 4। 6 4 24। सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू फाइंड द x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट जहां पे नॉर्मल मीट कर रहा है x एक्सिस को। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द पार्ट बी नाउ। तो पार्ट बी में क्या कह रहे हैं कि फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। अब एरिया ऑफ द शेडेड रीजन निकालना है तो इसका मतलब हमें ये वाला रीजन निकालना है। अब यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स एक मिस्टेक करेंगे। चलो मैं सबसे पहले पूछता हूँ मरियम से। मरियम क्या लिमिट्स लगाएंगे यहाँ पे? यस मरियम। अच्छा, आपके पास पॉइंट पी आ चुका है। पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स बता देता हूँ मैं आपको। यहाँ पर पॉइंट पी के जो कोऑर्डिनेट्स है वो क्या है आपके पास? 4,0 क्योंकि x4 आ गया। यस, अब मुझे बताओ मरियम क्या लिमिट्स लगाएंगे? यस, हेलो, आर यू हियर मरियम? इधर हो क्लास में? जी सर हूँ। हाँ, मुझे बताओ क्या लिमिट्स लगाएंगे इस सवाल के? शेडेड रीजन निकालना है, क्या लिमिट्स लगेगी? 5/2 ओके, 5/2 और 4। और किसको इंटीग्रेट करेंगे? अच्छा, 5/2 यहाँ पर हो गया, सही है। और हम इंटरसेक्शन पॉइंट भी तो निकालेंगे। अच्छा, एक हाथ ऑलरेडी निकला हुआ है। लेकिन लेकिन अच्छा, पहले आप सबसे पहले बताओ, आप कह रहे थे कि 5/2 और 4 और कर्व को इंटीग्रेट कर देंगे। दिस इज व्हाट यू वर सेइंग बिफोर, ठीक है? या अभी मैंने क्वेश्चन ठीक से देखा तो हाँ, ऐसा तो खैर नहीं खैर हो करना। गई। मैं असल में एक चीज बस वो करना चाह रहा हूँ कि इसका ख्याल रखना, ठीक है? मतलब आपने चलो बोला है तो इट्स ओके। आपने मिस्टेक आइडेंटिफाई एक्चुअली करके मेरी आगे मम्मा आ गई थी, वो बात करी थी तो मैंने आपको खैर थोड़ा हो गई, मिस चलो कर कोई दिया बात। था। देखो देखो देखो, असल में पता है मेरी, मुझे एक बात बताओ, आप इंटीग्रेट किसको कर रहे हो? ये देखो गौर से सुनो। आप एक कर्व को इंटीग्रेट कर रहे हो और आप कर्व को इंटीग्रेट करो तो लिमिट्स कौन सी लगा रहे हो आप? 4 और 5/2। तो जब 4 और 5/2 लिमिट्स लगा रहे हो, मैंने बताया लिमिट वर्टिकली जाती है टुवर्ड्स द कर्व। अब देखो कर्व कहां पर है? कर्व ये रहा, देखो कर्व तो ये रहा, कर्व तो ये है, दिस इज द कर्व, ठीक है? देखो ना, मैंने मजीद एक्सटेंड कर दिया कर्व। अब अगर आप मुझे एक बात बताओ, अगर आप 4 और 5/2 लिमिट्स लगा रहे हो तो इसका मतलब ये लिमिट्स जो होंगी, ये लाइन, द लाइन x इक्वल्स टू 4 एंड द लाइन x इक्वल्स टू 5/2, ये वर्टिकली जाएंगे टुवर्ड्स द कर्व। तो इसका मतलब ये लाइन कुछ ऐसी जाएंगी, देखो 5/2 एक ये लाइन और ये लाइन वर्टिकली टुवर्ड्स द कर्व। देखो ये तो लाइन है, ये तो स्ट्रेट लाइन है, आप तो कर्व को इंटीग्रेट कर रहे हो। तो मतलब कि फिर ये, और आप जो रीजन निकाल रहे हो फिर तो आप ये वाला रीजन निकाल रहे हो। आप तो फिर ये वाला रीजन निकाल रहे हो, हमें ये वाला थोड़ी ना चाहिए। इस वाले रीजन में तो ये अनशेडेड अनशेडेड पार्ट भी आ रहा है एक्स में। ओके, तो इसका मतलब क्या कि आप लोग कुछ कोई और सा रीजन निकाल लो। इंस्टेड हम यहाँ पे क्या करेंगे, गौर से सुनना, ठीक है? इंटरसेक्शन पॉइंट हमेशा आइडेंटिफाई करते हैं और इंटरसेक्शन पॉइंट बल्कि आपको गिवन है कि क्योंकि कर्व और पॉइंट जहां पे मीट कर रहे हैं वहीं से तो नॉर्मल गुजरे थे और वो पॉइंट क्या है? x इज इक्वल टू 3। इसका x कोऑर्डिनेट क्या है? x इज इक्वल टू 3। ओके, तो ये आ गया x इज इक्वल टू 3। और अब अगर आप लिमिट 3 और 5/2 लगाओगे, ये देखो 3 और 5/2, तो रीजन कहां से आएगा? अब देखो ये यही वर्टिकल लाइंस होंगी और ये कहां जाएंगी? टुवर्ड्स द कर्व।
टुवर्ड्स द कर्व ये ऐसे चली जाएंगी, तो आपके पास ये वाला रीजन आ जाए। फिर यार बकाया शेयर रीजन कैसे निकालोगे? आपको पता है वो बकाया शेयर रीजन आपके पास एक ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है सब जगह। तो बस, तो आपने क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करके प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल करना। एरिया ऑफ ट्रायंगल पहले निकल सकता है। देखो 3 और 4 के दरमियान कितना डिस्टेंस है? देखो यहाँ पे x3 है, वहां पर आपके पास x4 है, मैं सिर्फ 4, 1 का। ठीक है। तो 1 का डिस्टेंस है, एक्सीलेंट। एंड व्हाट अबाउट द वर्टिकल डिस्टेंस? हाइट कितनी, कितनी है भाई 3, हाइट? नहीं, 6 और 5, 6 और 6 5 और तो 5। y कोऑर्डिनेट देखोगे 6 ओवर 5, ओके। तो 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस, बेस कितना हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय हाइट व्हिच इज 6/5, सो दिस इज योर एरिया ऑफ ट्रायंगल। इसको हम लोग मजीद ऐड करें क्योंकि रिक्वायर्ड शेयर रीजन मोर था, ठीक है। अब आप लोग क्या करोगे, बस अब इसको इंटीग्रेट करके अप्लाई द लिमिट्स एंड गेट योर आंसर, ओके। बहुत सिंपल चीज हो गया, आपको पता है इनफैक्ट एक कैलकुलेटर से भी आप इंटीग्रेशन कर सकते हो। किसको ये मेथड पता है? कोई है मैंने ऐसे? ट्राई किया था लेकिन हुआ नहीं मुझसे। मैं बता देता हूँ, लेकिन ये ना आप प्लीज, मैंने इसलिए आप लोगों को वैसे भी बीच में शुरू में नहीं बताया था क्योंकि यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स है ना डायरेक्ट फिर वर्किंग छोड़ के आ जाएंगे और चीट करके आ क्या जाएंगे होता है, डायरेक्ट मैं अपना आंसर। स्टैटिस्टिक्स भी कैलकुलेटर से करती हूँ। नहीं देखो, लेकिन है ना उसको क्या नाम है मरियम, उसको ना आप वो जरूर शो किया करो वर्किंग। अगर आप वर्किंग शो नहीं करोगे सो यहाँ पे मसला हो सकता है। ये वर्किंग शो करना अच्छा। बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे कि चलिए मैं आंसर कंफर्म करती हूँ क्योंकि अक्सर हाँ, होता है कि आंसर इंसान कंफर्म एक करने, नंबर मैं मिस कर आपको ये जो देता है। टेक्निक बता रहा हूँ ना आंसर कंफर्म करने के लिए बता रहा हूँ। यानी कि देखो मैं आपको, चलो आप लोग को एक पिक्चर भेजता हूँ कि देखो डायरेक्ट इंटीग्रेशन कैसे करता है कैलकुलेटर का, देखना भी गौर कर। और 1/2x मैं डायरेक्ट आपको इंटीग्रेशन करके दिखाता हूँ। ये हो गया अल्फा, यानी कि इंटीग्रेशन का साइन बनाओ 1/2 अल्फा अल्फाबेट x लिख दो, ठीक है, क्योंकि आप विद रिस्पेक्ट टू dx इंटीग्रेट कर रहे हो। प्लस 7/10, देखो 7/10 बगैर इंटीग्रेशन की भी वाली एक्सप्रेशन रखना, क्योंकि कैलकुलेटर खुद उसको इंटीग्रेट करके लिमिट्स ला के आंसर निकाल दो। 1 अपॉन, ये लिख दो अल्फा x माइनस 2, पावर क्या है इसके ऊपर, इसके ऊपर जो पावर है भाई वो पावर है 1/3 एंड फिर लिमिट्स लगा। तो लिमिट्स क्या लगेंगी आपके पास? लिमिट्स लगेगी 3 और 5 पॉइंट, ठीक है। सो मैं आप लोगों को एक मिनट पिक्चर भेज देता हूँ, तो कॉल करना, शेयर इट, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू फाइंड द एरिया ऑफ द शेयर इट। सही है भाई। तो चलो ये वाला सवाल भी कर लेते हैं। द डायग्राम शोज द कर्व विद इक्वेशन। देखो कर्व की आपको इक्वेशन दी हुई है। अच्छा दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन ना, आप जरा गौर से सुनना। आपको दोनों कर्व और एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन दी हुई है। स्ट्रेट लाइन इज इंटरसेक्टिंग द कर्व एट द पॉइंट बी एंड सी, ओके। तो फाइंड बाय कैलकुलेशन द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ बी एंड सी। पार्ट ए सिंपली कर सकते हो। देखो कर्व पॉइंट ए पे भी क्रॉस कर रहा है, ये भी ना भूलना, कर्व पॉइंट ए पे भी क्रॉस कर रहा है, ठीक है। तो अब आपको पता है कि y इज इक्वल्स टू, दिस इज गोइंग टू बी 4x की पावर 1/2 माइनस 2x, और दूसरा क्या है y इज इक्वल्स टू 3 माइनस x। आपको इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने हैं। फाइंड बाय कैलकुलेटिंग द x कोऑर्डिनेट्स ऑफ b एंड c। x कोऑर्डिनेट ऑफ b एंड c क्या है? वो पॉइंट है जहां पे लाइन कर्व को मीट कर रहा है। तो हम इक्वेट करेंगे 3 माइनस x इज इक्वल्स टू 4x की पावर 1/2 माइनस 2x कर देंगे। और फिर आपके पास अगर आप लोग नोटिस करो, सो दिस इज गोइंग टू बी अ डिसगाइज क्वाड्रेटिक। कैसे डिसगाइज, मुझे कैसे पता चला? एक काम करो, इन दोनों को उस तरफ लेके चले जाओ, सबको एक साथ अरेंज कर दो। सो 2x माइनस x माइनस 4x की पावर 1/2 एंड देन प्लस 3 इक्वल्स टू 0। दिस विल बी x माइनस 4x की पावर 1/2 एंड देन प्लस 3 इक्वल्स टू 0। अब गौर से सुनो, ये डिसगाइज क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कैसे मुझे पता चला? क्योंकि देखो यहाँ पे हाईएस्ट पावर 1 है, उसकी हाफ पावर इधर मौजूद है। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसी होती है? एक्स स्क्वायर माइनस, अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती तो ये कुछ ऐसे लिखी हुई होती। देखो 2 पावर इधर है, 1 पावर इधर है, लेकिन अब 2 की जगह 1 आ गया और 1 की जगह 1/2 आ गया। तो दिस इज कॉल्ड डिसगाइज क्वाड्रेटिक। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं, ये आपके पास एक डिसगाइज क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी है। सो डिसगाइज क्वाड्रेटिक से डील करने का तरीका मैंने बताया था कि हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन यूज कर लेते हैं अपनी आसानी के लिए। तो हम बोल लेते हैं कि लेट सपोज भाई, लेट u इज इक्वल्स टू x पावर 1/2, ओके। हमने u को सपोज कर लिया, समझ आ रही बात? तो उसका मतलब हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी बन जाएगी, u की जगह क्या आ जाएगा, यानी कि इफ u इज इक्वल्स टू x पावर 1/2, देन अगर दोनों साइड पे स्क्वायर करो तो x विल बी इक्वल्स टू u स्क्वायर, ठीक है। तो हमारे सब्स्टिट्यूशन पे ऐसे बन जाएगी भाई, u स्क्वायर माइनस 4u प्लस 3 इक्वल्स टू 0। सिंपल। अब आप यहाँ पे कर लो मिडिल टर्म ब्रेकिंग, सो -3u प्लस u माइनस 3 इक्वल्स टू 0, ओके। -3 माइनस u 1, यस, ओके। तो आपने यहाँ से u कॉमन लिया, हो गया u -3। आपने यहाँ पे -1 कॉमन लिया, हो गया u -3 इक्वल्स टू 0।
तो एक हो गया u इज इक्वल्स टू 1 और एक आ गया u इज इक्वल्स टू 3। और आपने सब्स्टिट्यूशन ये यूज करी थी u इज इक्वल्स टू x की पावर 1/2, तो u इज इक्वल्स टू x या ये वाली यूज कर लो, कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो u इज इक्वल्स टू 1 आ रहा, पहले 1 आ रहा है, तो x इज इक्वल्स टू ये वाली यूज कर रहा हूँ ना मैं, तो x इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर, x की वैल्यू 1 आ चुकी है। इसी तरीके से x इज इक्वल्स टू u स्क्वायर, u की जगह 3 तो 3 का स्क्वायर, x इज इक्वल्स टू 9, तो 1 और 9 आपके पास आ गए, ठीक है। तो इंटरसेक्शन पॉइंट देखो ये कौन सा हुआ, ये आपका हुआ x कोऑर्डिनेट विच इज 1, और ये आपका हुआ ये वाला x कोऑर्डिनेट, दूसरा x कोऑर्डिनेट विच इज अगेन आपके पास कितना आ रहा था, दूसरा इंटरसेक्शन पॉइंट, अगेन इंटरसेक्शन हुई थी तो ये आपके पास 9 आ रहा है, ओके। तो ये आपके पास इंटरसेक्शन पॉइंट्स आपने निकाल लिए हैं। आगे बढ़ते हैं, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। शेडेड रीजन का एरिया हम किस तरीके से निकालेंगे, बिल्कुल सिंपल है, कैसे निकालोगे शेडेड रीजन का एरिया। देखो अब परेशान नहीं होना सवाल को देख के कि एकदम कैसा सवाल आ गया आपके पास। देखो मैंने आपको हमेशा बताया था कि जो भी तुम लिमिट्स लेते हो, जो भी एरिया जो होता है ना, एक बात याद रखो, हमेशा अंडर द कर्व टूवर्ड्स द एक्सिस होगा, कर्व के नीचे टूवर्ड्स द एक्सिस, टूवर्ड्स द एक्सिस, ये बात याद रखो, ठीक है, टूवर्ड्स द एक्सिस होता है। तो एक बात बताओ सबसे पहले कि अगर मैं इस लाइन के अंडर देखूं, यानी कि लाइन के नीचे टुवर्ड्स द एक्सिस, लाइन के नीचे टुवर्ड्स द एक्सिस, कर्व के अंडर टुवर्ड्स द एक्सिस, लाइन के अंडर टुवर्ड्स द एक्सिस, यही बात मैं शुरू से भी कहता हुआ आ रहा हूं। तो लाइन के नीचे देखूं, टुवर्ड्स द एक्स एक्सिस देखूं, तो यार ये आपके पास एक क्या बन रहा है, अगर गौर करो तो ये आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल तो बन रहा है, ये देखो बन रहा है राइट एंगल ट्राइंगल, ये देखो, यस। एनी क्वेश्चंस किसी को, जहां पे आपके पास सी पॉइंट क्या था, सी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट 9 था, तो देखो ये रहा कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट 9, आई बात समझ में। एनी क्वेश्चन, तो ये आपके पास यानी कि area under this straight line is a right angle triangle, नजर आ रहा है मुझे यहां से राइट। तो अब राइट एंगल ट्राइंगल को उसके अंडर का एरिया कैसे निकालोगे, गौर से सुनो। लेकिन जो बोलो। शेडेड रीजन है हाँ हाँ, हम उसको जब इंटीग्रेट करेंगे, शेडेड रीजन को इंटीग्रेट नहीं करेंगे, इंटीग्रेट या तो कर्व या लाइन को करेंगे, तो आपने नहीं वही कर्व को ओके कर्व को करेंगे इंटीग्रेट करेंगे, तो वो तो बी तक आएगा। नहीं लिमिट्स क्या लगा रहे हो, देखो डिपेंड करता है आप लिमिट्स क्या लगा रहे हो, ओके आप लिमिट्स क्या लगा रहे हो ये बताओ। ए लगाएंगे और सी लगाएंगे। ओके ए और सी लगाएंगे, बिल्कुल सही कह रहे हो, एक्सीलेंट, आपने ए और सी कर्व की लिमिट्स बोली ना, परफेक्ट हो गया। तो अब आप मुझे बताओ, देखो कर्व ये हो गया, ये है कर्व आपका, यही है ना कर्व, जी देखो, और आपने लिमिट्स क्या लगाई 9, और लिमिट्स क्या लगाई आपने 9 और 4 लिमिट्स लगाई, परफेक्ट हो गया, मतलब आपने ये लिमिट लगाई और ये लिमिट लगाई, ऐसा ही है मरियम देखो। जी और मैंने बताया कि लिमिट जो भी होती है ये आपके पास वर्टिकली टुवर्ड्स द कर्व जाती है, तो देखो 4 तो ऑलरेडी मीट कर रही है, ये रहा कर्व पे, वो तो कर्व पे ही लाया, कर्व ही क्रॉस कर रहा है एट द पॉइंट वेयर एक्स इक्वल्स टू 4। दूसरी देखो x इज इक्वल्स टू 9, तो ये वर्टिकली जाएगी टुवर्ड्स द कर्व, ऐसे चली जाएगी, बात समझ आई देखो। और जी कर्व के अंडर आपके पास फिर ये वाला रीजन आ जाएगा, देखो ना कर्व के अंडर टुवर्ड्स द एक्सिस अनशेडेड वाला आ जाएगा। और पूरा ट्रायंगल हम्म कौन सा निकाल के दे रहा है, पूरा ट्रायंगल तो आपको ये निकाल के दे देगा, आई बात समझ। जी तो जब दोनों को माइनस करोगे तो कौन सा निकलेगा, शेडेड रीजन निकल जाएगा। बताओ कोई कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। यस, कोई क्वेश्चंस। हम ए अगर हम इसे लाइन बनाते हैं तो थोड़ा शेडेड रीजन तो रह जाएगा हमारा। कौन सा शेडेड रीजन, ए पे लाइन बना है, कहाँ पे लाइन बना है। जैसे हमने सी पे बनाई है। हाँ हाँ भाई, ए ए कर्व तो ऑलरेडी मीट कर रहा है ना ए पे, तो वहां पे लाइन बनाने की आपको जरूरत ही नहीं है। जैसे कि यहाँ पे जरा गौर करना, अगर लेट सपोज ये वाई एक्सिस है या एक्स एक्सिस है, और मैंने कहा कि लेट सपोज अगर ये कर्व है, एक और अगर आपके पास अगर ये कर्व है, तो आपने अगर ये और ये लिमिट लगा रहा है, ये 4 है, अब ये तो ऑलरेडी कर्व मीट करे, तो उस पे लाइन बनाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये तो ऑलरेडी कर्व इसी से तो मीट कर रहा है, बस हाँ सिर्फ ये। पर शेडेड रीजन से थोड़ा आगे भी तो जा रहा है ए से। कौन सा शेड आगे जा रहा है इससे, मतलब इस तरफ जा रहा है, ये कह रही जी जी है? कैसे जा रहा है इस तरफ, देखो ना, ये देखो, और सुनो, किसको भाई क्या होता है, एरिया कर्व के नीचे होता है टुवर्ड्स द एक्सिस होता है, कर्व के अंडर टुवर्ड्स द एक्सिस, ठीक है। तो अगर मैं ये लिमिट ले रहा हूं, अगर मैं 4 लिमिट ले रहा हूं, तो ऑलरेडी इधर मीट कर रहा है, ठीक है। और कर्व क्या है, देखो कर्व ये है ना भाई, ये रहा ना आपका कर्व, ये देखो, ये रहा आपका कर्व, ओके ये कर्व है। और जी दूसरा आपने रीजन क्या लिया 9, तो ये रहा वर्टिकल लिमिट 9, ये रहा 4, तो यही वाला तो रीजन आ जाएगा आपके पास,
ये वाला तो रीजन आ जाएगा, और कौन सा आएगा? कर्व आगे क्यों जा रहा है अपनी मर्जी से भाई? अच्छा सही। नहीं, वही तो मैं कह रहा हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा आप ये कह रहे हो आगे कैसे, उस तरफ कैसे जा रहा है? उस तरफ तो जा ही नहीं रहा भाई। देखो ना, क्या अगर लेट सपोज, अगर इधर देखना और से सुनना दोबारा, अगर मैं कहता हूँ कि ये इस कर्व को चलो अलग से देख लेते हैं। हमने कहा कि ये, ठीक है, एक सेकंड, अगर मैं कह देता हूँ कि आपके पास लेट सपोज करो कि कर्व का ये पार्ट आ रहा है, ये कर्व का हिस्सा है, ओके, अभी सिर्फ कर्व पे गौर कर। अगर मैं कह रहा हूँ कि हम अगर ये लिमिट लगा रहे हैं और अगर ये लिमिट लगा रहे हैं तो कौन सा रीजन आएगा? भाई जाहिर ही बात है, ये लाइन, ये वाला तो ऑलरेडी मीट कर रहा है, कर्व ऑलरेडी इस पॉइंट पे, इस लिमिट पे मीट कर रहा है ना, तो ये वाला रीजन निकलेगा। क्योंकि बताया क्या था मैं, कर्व के अंडर टुवर्ड्स द एक्सिस इनक्लोज्ड बाय द लिमिट्स। अभी भी समझ नहीं आया तो फिर पीछे कैसे जा रहा है आपका रीजन? ये कहने का मकसद। और अगर मैं पहले अगर कर्व को ऐसे मजीद एक्सटेंड भी कर दूं, मुझे इससे फर्क थोड़ी ना पड़ेगा। मैंने लिमिट्स कहां से लिए? मैंने लिए 4 और 9 से लिमिट्स। 4 मतलब 4 पे तो ऑलरेडी कर्व मीट कर रहा है, तो वहां पे तो जरूरत ही नहीं मुझे आगे में से। क्योंकि देखो एक बात मैं आपको बताऊं, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, 4 आपके पास कहीं और नहीं है। 4 अगर इस तरफ होता ना, देन आप बिल्कुल कह सकते थे तो फिर रीजन इस तरफ भी जा रहा है। ओके, अब बात समझ आई? क्योंकि 4 जी हाँ, अगर फिर इस तरफ होता, तो अगर 4 थोड़ा पहले होता तो बिल्कुल हाँ मैं फिर ये बताती वाला हूँ, मैं रीजन थोड़ा भी, कंफ्यूज हो गई थी कि ये ए वाला से रीजन भी एकदम फिर थोड़ा कवर। सा शेडेड रीजन पीछे जा रहा है ना। नहीं 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 नहीं, अभी ये कंफ्यूजन क्लियर है। जी। रीजन पीछे आपको जानिए ना, आप निकाल क्या रहे हो? कर्व के अंडर देखो, हमेशा देखो जब भी मैं बोलूं ना एरिया अंडर द कर्व, तो इस बात का मतलब ये होता है कि एरिया अंडर द कर्व टुवर्ड्स द एक्सिस, अब टुवर्ड्स एक्स एक्सिस जा रहा है। तो कर्व आपने जब कर्व को किया तो कर्व के नीचे जाएगा, कर्व के नीचे कौन सा? टुवर्ड्स द एक्स एक्सिस। फिर आपने देखा कि भाई टुवर्ड्स एक्स जा रहा है, तो भाई लिमिट्स क्या क्या है? आपने बोला कि भाई एक होगी 9, दूसरी होगी 4, क्योंकि 4 तो ऑलरेडी मीट कर रहा है। दूसरी लिमिट क्या हो गई? दूसरी लिमिट आपके पास 9 हो गई। सिंपल। बताओ कोई क्वेश्चंस हैं यहाँ पे? हेलो, कोई क्वेश्चंस? नहीं। Yeah, so this is how you're going to find the the area of the shared region. तो पार्ट बी के लिए क्या करोगे? देखो सबसे पहले क्या निकाल लो? एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लो। आई होप आप ये क्लियर हो गया होगा। पहला काम क्या करोगे आप? पहला काम आप निकाल दो, अब मैं इनको मिटा रहा हूँ। पहला काम आप निकाल दो एरिया अंडर द लाइन विच इज द ट्रायंगल। सो 1/2 मल्टीप्लाई बाय द बेस। बेस क्या होगी? देखो ये देखो, यहां से लेके यहां तक बेस हो। क्या आपको ये एक्स कोऑर्डिनेट पता है? नहीं पता, लेकिन आपको पता है कि ये स्ट्रेट लाइन पास कर रही है इस एक्स एक्सिस से, तो यहाँ पर आप क्या कर दोगे? y को 0 कर दोगे। समझ आई बात? जाहिर ही बात है ना, लाइन क्रॉस करे ना, अगर मुझे ये पॉइंट निकालना है तो मैं एक्स को 0 कर दूंगा, y को 0 कर दूंगा, तो x आ जाएगा 3। बताओ कोई मसला है यहाँ तक? तो बेस क्या हो गई आपके पास? 3 से लेके 9 तक विच इज 6। ओके, तो 1/2 टाइम्स द बेस टाइम्स व्हाट विल बी द वर्टिकल हाइट। वर्टिकल हाइट होगा ये वाला y कोऑर्डिनेट, सी का y कोऑर्डिनेट। सी का x कोऑर्डिनेट आपके पास आया हुआ था 9। y कोऑर्डिनेट निकालने पता है कैसे निकालोगे? सिंपल, आपको पता है कि ये जो पॉइंट है, पॉइंट सी, ये लाइन और कर्व की इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो हम सिंपली क्या करेंगे? भले लाइन को ही चूज कर लेंगे, क्योंकि लाइन भी तो इस पॉइंट सी से पास कर रहे हैं, इंटरसेक्शन पॉइंट है ना भाई। लाइन और कर्व दोनों इस पॉइंट से पास कर रहे हैं, दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू, अगर आप पट करके देखो, फॉर द पॉइंट, फॉर द y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट सी, तो ये y माइनस 9, 3 माइनस 9 इज इक्वल टू -6। तो ये कितना आ गया? -6। इसका मतलब डिस्टेंस कितना हो गया? 6 हो गया। बताओ समझ आई बात? और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना हो गया? 6 हो गया। So 1/2 multiply by the base multiply by the height and this is going to be 18. So 18 आ गया एरिया ऑफ, कौन सा आया? देखो ये आया है पूरा रीजन, एरिया ऑफ ट्रायंगल। कोई क्वेश्चंस? कोई मसला? अब दूसरा आपको अनशेडेड पार्ट निकालना है ना, तो अनशेडेड देखो कौन सा पार्ट है। देखो फिर से एक दफा सुन लेना मरियम, ये देखो कर्व के अंडर, कर्व के नीचे, लिमिट्स देखो आप कौन सी लगा रहे हो? ए और 9, मतलब 4 और 9। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं 9 और 4, और कर्व क्या है? कर्व है y इज इक्वल टू 4x की पावर 1/2 माइनस 2x विद रिस्पेक्ट। ओके, तो आपने ये, और लिमिट्स क्या लगा रहे हो? 9 और 4 लगा रहे हो। इसका मतलब क्या हुआ कि एरिया इस कर्व के अंडर टुवर्ड्स द एक्स एक्सिस, ठीक है, टुवर्ड्स द एक्स एक्सिस, enclosed by the limits x equals to 9 and x is equals to 4। तो x is equals to 9 की एक ये लिमिट हो गई, x is equals to 9 ये की ये लिमिट, एंड x is equals to 4 एक ये लिमिट। लेकिन x is equals to 4 तो ऑलरेडी तो कर्व इस पे मीट कर रहा है, जिसको हम इंटीग्रेट कर रहे हैं वो ऑलरेडी x is equals to 4 पे मीट कर रहा है, ठीक है। और इसके अलावा क्या होता था? मैंने बताया बाय द x एक्सिस, द x एक्सिस एंड कर्व के नीचे। तो इसका मतलब कौन सा रीजन निकल जाएगा? ये वाला रीजन आ जाएगा। कोई क्वेश्चन तो नहीं है? अब कोई मसला?
नहीं। नहीं, सबको समझ आ गया? दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू फाइंड, और आप इनफैक्ट 18 में से माइनस कर दोगे इसको, क्योंकि ये वाला अनशेयर्ड पार्ट आ रहा है। इंटीग्रेट करो, अप्लाई द लिमिट्स, गेट योर आंसर। ठीक है, दैट्स इट। अब ना आपको समझ आ रहा है कोई ये सवाल या फिर कोई मसला है तो मुझसे पूछ लो। नहीं सर, समझ आ गया। कुछ आसान हो रहा है तो 1 2 3 4, द लास्ट वन ये 5 वाला है। मैं चाहूंगा ये वाला आप लोग को ट्राई करना आप, ठीक है? उसके बाद जितने क्वेश्चन है एरिया के सॉल्व करके इसको खत्म करो, ठीक है? तो फिर नेक्स्ट क्लास में हम इंटीग्रेशन अब वॉल्यूम स्टार्ट करें। तो मैंने आप लोग को एरिया अच्छी तरीके से जो है वो करवा चुका है। लेट्स इट फॉर टुडे गाइस। तो अल्लाह हाफिज़। अच्छा, ये है कि इसके बाद सिर्फ एक ही चैप्टर रह जाएगा, वो फंक्शंस, फंक्शन एंड ट्रांसफॉर्मेशन। तो हमारा फिर सिलेबस रमजान से पहले मैं इंशाल्लाह खत्म करवा दूंगा, हो जाएगा। अल्लाह करे देखो, सर ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ भी रहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक और ग्राफ क्या तो उसके कहते साथ हैं। ही करवाऊंगा आपको, क्या कहते हैं, इंटीग्रेशन के साथ ही करो, वो फंक्शंस के साथ। अच्छा, मेरे ज़हन में है एक ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ। एक सवाल था मैं भूल गई। पूछें। चलिए सर, भूल गई सर मैं आपने। अब अगर के अफ्तार तक याद नहीं आता है तो फिर इसमें रुक नहीं हाँ सकते। याद आ गया, याद आ गया। हाँ, पूछो।